हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। और साइक्लोट्रॉन किस प्रकार से वर्क करता है और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। उसके बाद जो बाकी चीज़ें उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो इसके अंदर आपको दिखाई दिया है एक बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल होता है, जिसका हम ये ऊपर वाला क्षेत्र हम देख रहे हैं। एक सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है जो पूरी तरीके से क्या होता है, वैक्यूम होता है, निर्वातित रहता है। लेकिन इसके अंदर उस गैस को भरा जाता है जिसका धन आयन हमें यहाँ पर निकालना रहता है या आइसोलेट करना रहता है। आगे क्या होता है, इसके दो D1 और D2 जो D आकार के होते हैं, जिनको हम डीज कहते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इनके ऊपर जो N और S मतलब अंदर से बाहर की ओर, पीछे की ओर N है और बाहर की ओर S है, इस दिशा में हमने क्या भर रखा है, 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर की कोटि का हमने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। इन दोनों डीज के ऊपर हमने यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग ऑसिलेटर, उच्च आवृत्ति का यहाँ पे दोलित्र, हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति का यहाँ पे प्रत्यावर्ती दोलित्र, जो लगभग 10 मेगाहर्ट्ज और 50 किलो वोल्ट तक की यहाँ पे तीव्रता के साथ आरोपित होता है, वो हमने लगा रखा है। अब इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ये जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट से हम इसको गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ से फिलामेंट से जब तापानिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो यहाँ पे इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उस गैस को आयनित कर देता है, जिससे उसके धन आयन अलग हो जाते हैं। अब ये जो धन आयन होता है वह इस प्रकार से इसके अंदर चक्र करता है, कैसे इसके अंदर वर्किंग करता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि जो ये अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या करती है, इनको अलग अलग प्रोवाइड करके एक को दूसरे के सापेक्ष ऋणात्मक और एक दूसरे के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक चक्र में क्या ऑस्किलेट कराती रहती है। मतलब कभी इसके ऊपर धनात्मक विभव होता है, कभी इसके ऊपर धनात्मक विभव होता है, लेकिन ये कब होता है ये भी हम समझते हैं। तो जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी, जब यहाँ फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पूरी गैस को यहाँ पर आयनित करता है, जिससे उसके धन आयन जो गैस इसके अंदर भरी हुई थी है। अगर हम प्रोटॉन चाहते हैं तो उसके लिए हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरी जाती है। अगर हम ड्यूट्रॉन चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ड्यूटेरियम गैस भरी जाती है। अगर हम अल्फा कण चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हीलियम गैस भरी जाती है। तो हीलियम गैस के जो धन आयन होते हैं वो जब यहाँ पे फ्री होते हैं तो वो उस इलेक्ट्रोड की ओर सबसे पहले आकर्षित होते हैं जिस इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे D1 पर इस समय ऋणात्मक आवेश होता है तो ये D की ओर आकर्षित हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो D1 और D2 के बीच में जो खाली क्षेत्र जो है सिर्फ इसके बीच में ही रहता है विद्युत क्षेत्र, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो D1 D2 इन जो डीज आपको दिखाई दे रहा है इनके अंदर उपस्थित होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश से आकर्षित होकर, धनात्मक जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश से इलेक्ट्रोड आकर्षित होकर D1 की ओर जाता है, तो D1 के अंदर जब जाता है तो वहां पर पूरा का पूरा उसे चुंबकीय क्षेत्र ही मिलता है, उस पर कोई विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो कण होता है वो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। ये हमने पढ़ रखा है कि किसी भी कण अगर चुंबकीय क्षेत्र, धनावेशित कण या कोई प्रकार का आवेशित कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो वो वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। अब वृत्ताकार मार्ग में जब यहाँ पे गति करता है तो यहाँ पर क्या होता है, गति करते हुए फिर वापस यहाँ पे बाहर निकलता है। जब ये इस पॉइंट से बाहर निकल रहा होता है उसी समय यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव ऑस्किलेटर होता है वो इस प्रकार से, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके बीच में विद्युत क्षेत्र लगा। विद्युत क्षेत्र लगने से इसकी जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इस पर लगने वाला बल F = QE वर्क करता है, जिससे इसकी फोर्स बढ़ जाता है, इसकी गति जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर एक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र जब कार्य करता है तो यहाँ पर जब ये आ रहा होता है इसी समय जो अल्टरनेटिव ऑस्किलेटर होता है इसकी ध्रुवता बदल देता है, डीज की ध्रुवता बदल देता है। मतलब यहाँ पे जो धनात्मक आवेश बाहर निकलता है तो इस समय ये जो D2 यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, ये ऋणात्मक आवेश का हो जाता है, जो उसको तुरंत क्या कर लेता है, आकर्षित करता है। और फिर जब इसके अंदर D के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मतलब जो धनावेश होता है वो प्रवेश करता है तो वापस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है।
अब वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए जब यहाँ पहुंचता है तो पुनः क्या होता है, यहाँ पे जब निकलता है तो ये जो अल्टरनेटिव ऑस्किलेटर रहता है इसकी ध्रुवता को बदल देता है और ये जो यहाँ पे धनावेश होता है यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, इसकी ओर आकर्षित होता है। अब ये बार बार इसकी ऊर्जा बढ़ने से इसकी जो गति, इसकी ऊर्जा बढ़ने से इसकी जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होती है हर बार बढ़ती चली जाती है और यह लगातार प्रक्रिया होती रहती है और ये तब तक होती रहती है जब तक कि यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग में गति करने वाले कण की जो त्रिज्या होती है या उसकी जो डिस्टेंस होती है फिलामेंट से, ये डी की त्रिज्या के बराबर ना हो जाए। डी की जो त्रिज्या होती है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, आर है, तो डी की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। कैपिटल आर इसको हम मानते हैं, यहाँ पे हम इसको कैपिटल आर मान लेते हैं और जो ये जो बाकी रेडियस दिखा है इसको स्मॉल आर मानेंगे। और यहाँ पर जो धनात्मक आवेश होता है यहाँ पर एक विक्षेपक प्लेटें होती हैं जो ऋणात्मक किस पे, नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे लगी रहती हैं। जब यहाँ पे धनावेश गति करते हुए जब यहाँ पे पहुँचता है तो ये ऋणात्मक प्लेटें जो होती हैं इसको अपनी ओर खींच लेती हैं और ये जब रोटेट करता रहता है तो क्या होता है, यहाँ से जब निकलता है आगे जब कोई बल नहीं निकलता धीरे जाके बाहर फेंका जाता है। यहाँ पे जिस भी टारगेट को रखा जाता है उस टारगेट पे जाके ये क्या करती हैं, आघात करती हैं और इस प्रकार से इसका जो यूज़ होता है वो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस जो हमने यहाँ पे समझा किस प्रकार से होती है, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया। अब इसके आगे की प्रोसेस हम समझते हैं। वर्किंग तो हो गई, स्ट्रक्चर भी हो गया, अब यहाँ पे आगे की प्रोसेस समझते हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लगाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई कण गति करता है तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है और लॉरेंज फोर्स किसको बैलेंस करेगा, चूंकि यहाँ पे वृत्तीय गति हो रही तो वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल लगता है, तो यहाँ पे लगने वाला अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो लॉरेंज फोर्स के द्वारा क्या होता है, बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे जो लॉरेंज फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे जो लॉरेंज फोर्स होगा वो QV भी हो जाएगा, जहाँ पे Q क्या होता है, आवेश होता है। इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन ले ले तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन ले ले तो प्रोटॉन हो जाएगा, ड्यूट्रॉन ले ले ड्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये लॉरेंज फोर्स QVB इक्वल टू mv² अपॉन r होता है, जहाँ पे v क्या होता है, जिस भी वेलोसिटी से यहाँ पर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वो उसका वेलोसिटी होती है। r जो होती है एट ए टाइम उसकी रेडियस कहलाती है, जो जिस भी रेडियस में वो मूव कर रहा होता है, और m उस चार्ज का क्या होता है, मास होता है। तो यहाँ पे QVB इक्वल टू mv² अपॉन r हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस सर्कुलर पाथ की रेडियस एट ए टाइम किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर पाथ की रेडियस अगर हम फाइंड करना चाहें तो r इक्वल टू यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं तो QVB, v से v कैंसल आउट हो जाएगा तो r इक्वल टू mv अपॉन QB हमें प्राप्त होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस एट ए टाइम क्या हो सकती है, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर क्या हो सकती है वो हमने यहाँ पे देखी। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी है, यहाँ पर ये पूरा जब एक चक्कर लगाता है तो उसे आवर्तकाल कहते हैं, मतलब एक यहाँ से चला और वापस यहाँ पर पहुँचा तो ये एक आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा वेग, जिसको हम टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है अगर r रेडियस है तो एक पूरा चक्कर, एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, 2πr। हम जानते हैं सर्कुलर पाथ है तो एक सर्कुलर पाथ का जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr होता है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो गया। इसको हम यहाँ पर t/2 भी लिख सकते हैं, t/2 इक्वल टू πr अपॉन v भी लिख सकते हैं। हमने ये t/2 अपॉन πr v इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो आधा चक्कर होता है उसके बाद इसकी ध्रुवता क्या होती है, बदलती है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट की जाती है कि आधा चक्कर पर करने के पश्चात इसकी ध्रुवता बदल जाए। कहने का मतलब ये, इतने टाइम के पश्चात जो यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी लगाई गई है वो इसकी जो ध्रुवता होती है, जो यहाँ पे पोलैरिटी होती है उसको चेंज कर देती है। पोलैरिटी चेंज करने के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, अदरवाइज वो एक जगह जाके रुक जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोटॉन है और ये ऋण ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, लेकिन अगर ये भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इतने टाइम में t/2 टाइम πr अपॉन v टाइम में इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट की जाती है कि π/2 πr अपॉन v टाइम में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। तो ये इसको बोलते हैं हम यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस
कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन मतलब यहाँ पे जितने टाइम में ये दोनों आपस में एक दूसरे को हाफ टाइम कंप्लीट होते हैं, मतलब हाफ टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होते ही इसकी पोलैरिटी चेंज करे, तो वो रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। अगर इससे हम यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करें कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा, तो T इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू क्यू, क्योंकि R की वैल्यू mv अपॉन क्यू बी है। mv अपॉन क्यू बी तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो v था v से v कैंसल आउट हो गया, तो m अपॉन क्यू बी बचा, तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये भी आपका काम का है, और ये दोनों फॉर्मूले आपके काफी काम के हैं। ये जो मैंने यहाँ पे कोष्टक में बंद कर रखे हैं ब्रैकेट में, वो फॉर्मूले बहुत काम के हैं। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इसके बाद यहां पे अगर रोटेशन कर रहा है चार्ज, तो किस फ्रीक्वेंसी कैसे कर रहा है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो टी की वैल्यू क्या है हमारी 2 पाई अपॉन क्यू बी है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। तो ये जो चीज हो गई यहाँ पे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये हमें उस चार्ज की फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से उसके अंदर वो रोटेट कर रहा है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड, और ये सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई। अब यहां पे अगर ये मोशन कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैक्सिमम मतलब ये रोटेट होता रहेगा, एनर्जी बढ़ती रहेगी, तो इतनी तेजी से जब सर्कुलेट करता रहेगा तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब इसकी रेडियस डी की रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे इसके बाहर तो जा नहीं सकता, इसके बाहर तो यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे जब वो चार्ज रहता है तो उस समय उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हम मान सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, एट आर इक्वल टू आर, मतलब जब जो चार्ज है उसकी रेडियस डी की रेडियस के बराबर हो और वेलोसिटी उस समय क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो v इक्वल टू वी मैक्स और r इक्वल टू आर होने पर यहाँ पे हमें अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। तो हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था, यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमने इसको एस्टिमेट किया है। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप। अगर v की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप देखिए v इक्वल टू क्यू बी आर, चूंकि r क्या हो गया, कैपिटल R हो गया, तो ये हो गया क्यू बी आर और ये m नीचे आ गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, v मैक्स इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, जहाँ पे r क्या हो गया, स्मॉल r के बराबर हो गया, मतलब d की रेडियस के बराबर यहाँ पे जो चार्ज है वो रोटेट करता हो उस रेडियस को प्राप्त किया है। यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट जो होती है डिफ्लेक्टिंग प्लेट से क्या करती है, चार्ज को खींच लेती है और बाहर की ओर फेंक देती है टारगेट पर जहाँ भी फेंकना रहता है। यहां से अगर हम चाहें तो उस चार्ज का जो मोमेंटम होगा मैक्सिमम वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि m को अगर यहाँ पे मैं कर दूं तो mv बराबर क्या होता है, मोमेंटम, क्योंकि हम जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है, mv। तो इसका जो मोमेंटम होगा mv मैक्स वो qb r के बराबर होगा। मतलब आपको अगर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k मैक्स इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होगा। ये तो हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता ही है, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हाफ एम वी मैक्स की जो वैल्यू है वो क्यू बी आर अपॉन एम है। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम से एम कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास बचा के मैक्सिमम इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब जब यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा होगा वो क्या होता है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस ये होती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर वेलोसिटी v इक्वल टू c हो जाए तो इस समय क्या होगा, जो कण होगा वो अनापेक्षिकी अनरिलेटिव जो वेलोसिटी होती है उसको ऑब्टेन कर लेगा। और हम जानते हैं कि जो m होता है वो m इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर c की वैल्यू एकदम v की वैल्यू c के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे जो m होगा वो m0 मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यू अगर बढ़ने लग जाए तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कम हो जाएगा। मतलब जो रोटेट करने वाला पार्टिकल है वो अगर बहुत तेजी से यहाँ पर गति करने लग जाए तो उसका जो मास होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। मास अगर कम होने लग गया तो हम देखते हैं यहाँ पर क्यू बी अपॉन एम जो हो गया, मास कम होने लगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेजी से रोटेट कर ही रहा है।
तो टाइम पीरियड जो होगा, चूंकि मास कम होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। कम का मतलब ये कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा, वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। पहले कुछ समय ले रहा था लेकिन अभी इतना तेजी से रोटेट करने लग गया है कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है वो आपको कैलकुलेट कर, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल होगा क्योंकि एम की वैल्यू बहुत कम होती जाएगी अनापेक्षिकीय वेग। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आइंस्टीन ने समझा था इसके बारे में, हम जानते हैं, इसके बारे में कभी और पढ़ेंगे, ज़्यादा डिस्कस में नहीं पढ़ते हैं। तो के मैक्स जो होगा हमारा ये हो जाएगा। और ये जो पूरा डायग्राम था ये साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, किस प्रकार से उसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं उनकी रेडियस क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मोमेंटम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।